हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल एजुकेशन 2562। दोस्तों, जैसा कि हम लोग हमेशा यूपीएसआई से संबंधित प्रश्नों को पढ़ते हैं, तो यह जो क्वेश्चन पेपर है, यह 19 दिसंबर 2017 का है। इसके अंतर्गत यह दूसरे पाली का प्रश्न पत्र है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आगे जितने भी क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, उसके विगत स्वरूप यानी कि जो बीता हुआ प्रारूप था और वर्तमान तथ्यों से जुड़े हुए चीज़ों को हम जानेंगे। जहाँ भी ज़रूरत रहेगी कि हम आपको इसके वर्तमान स्वरूप से परिचय कराएं, तो वहाँ ज़रूर हम इसके वर्तमान स्वरूप को भी बताएंगे। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न है इसमें, भारत ने अपना ऐतिहासिक 500वां टेस्ट मैच किस देश के विरुद्ध खेला था? न्यूजीलैंड के विरुद्ध। भारत ने अपना ऐतिहासिक 500वां टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेला। भारत चौथा ऐसा देश है जिसने 500 टेस्ट मैच खेलने का गौरव हासिल किया। 15 सितंबर 2019 तक प्रथम स्थान पर इंग्लैंड, जिसने 1016 टेस्ट मैच खेले। ऑस्ट्रेलिया 825 टेस्ट मैच के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वेस्ट इंडीज 544 टेस्ट मैच के साथ तीसरे स्थान पर, और जबकि भारत 535 टेस्ट मैच के साथ चौथे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, राज्य के विधि निर्माण अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला कथन दिया है, संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है अगर दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसद विधि पूर्वक उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो यह कथन सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम ऐसे राज्यों तथा अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार के संकल्प पारित करता है पर लागू होगा। यह कथन सही है। संसद के पास, तीसरा तथ्य क्या है, संसद के पास ऐसे अधिनियमों को संशोधित अथवा निरस्त करने का अधिकार भी है। यह भी कथन सही है। अगर इस तरह के कानून को संसद बना सकती है तो उसे निरस्त भी कर सकती है। यह जितने भी तथ्य दिए गए हैं, यह अनुच्छेद 252 में इसका उल्लेख है और उसी के आधार पर यह सभी चीजों का अनुपालन होता है। अगला प्रश्न है, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर राज्य 31 अक्टूबर 2019 से एक केंद्र शासित प्रदेश है में कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। यह राजौरी जिले में है। इस पावर स्टेशन की स्थापना 1950 के दशक में प्रारंभ की गई थी, परंतु जल्द ही कोयले की कमी के कारण इस स्टेशन को बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला दिया है, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन एवं प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है। यह कथन सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन और प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है। लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी हैं तथा सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक हैं। बिल्कुल गलत। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है। लोक सेवक भारत सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के कर्मचारी होते हैं। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित है? भोसले। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को मराठा परिवार में हुआ था। शिवाजी के पिता शहाजी भोसले और माता जीजाबाई भोसले थी। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उनका जन्म स्थान पुणे के पास स्थित शिवनेरी का दुर्ग है। नेक्स्ट,
कार्यकरण नियमों के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों सिवाय उनके जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप से छूट प्राप्त है को किसकी आवश्यकता होती है? मंत्रिमंडल के अनुमोदन की। बिना मंत्रिमंडल के अनुमोदन के सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधि कार्यकरण नियमों के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले मंत्रिमंडल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, इस यातायात संकेत का अर्थ बताइए। इस यातायात का मतलब होता है मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए है, यानी कि इस तरह से अगर किसी रास्ते पर चिन्ह बनाई गई हो तो साइकिल चालकों के लिए यह संकेत या अर्थ बताता है। प्रश्न में दिए गए जो यातायात संकेत का अर्थ है, यह मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? द्वितीयक वन। किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उन्हें द्वितीयक वन कहा जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य का अंतिम कार्यकाल कितना होता है? प्रत्येक सदस्य का अंतिम कार्यकाल होता है 3 वर्ष। यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं तथा प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल होता है 3 वर्ष के लिए। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 4 के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष होता है। वर्तमान में अगर बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की, तो उनका नाम है विजया किशोर राहटकर। विजया किशोर राहटकर, विजया किशोर राहटकर यह राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है। किसमें? 2025 में। और कब तक? अगस्त के समाप्ति तक। अभी तक तो यही है, बाद में हो सके भले इनका प्रारूप बदले या कोई और चयन की जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है? टाइफस। बाकी क्लैमार्डिया, यकृत, शोथ, हेपेटाइटिस बी, प्रमेह, गोनोरिया, यह जो है सभी यौन संचारित रोग हैं। टाइफस इन्फेक्शन से होने वाला बीमारी है, यह जीवाणु से होती है। क्लैमिडिया एक सामान्य यौन संचारित रोग है जो क्लैमिडिया ट्रोकोमोटिस जीवाणु से होता है। यह महिला के प्रजनन अंगों को क्षति पहुंचाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। यह रक्त द्वारा असुरक्षित यौन संबंध द्वारा दूसरों के लिए उपयोग की गई सुई या एक ही सुई कई लोगों के लिए जब उपयोग में लाई जाती है तब उससे और संक्रमित माता द्वारा नवजात शिशु में गर्भावस्था के दौरान या प्रसूति के दौरान हस्तांतरित होता है। गोनोरिया या प्रमेह यह एक यौन संचारित बीमारी है। यह नासेरिया गानोरिया नामक जीवाणु के कारण होता है जो महिलाओं तथा पुरुषों के प्रजनन मार्ग में होता है। तो इस तरह से टाइफस जो यौन संचारित नहीं जबकि एक इन्फेक्शन से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्य को रद्द कर फिर पूर्व स्थिति प्राप्त करने के लिए एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट की का प्रयोग होता है? Ctrl+Z का। जब Ctrl+Z आप दबाएंगे तो पुनः कट किया हुआ चीज वापस आ जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से परिभाषिक शब्द आयकर से संबंधित नहीं है? करदाता पहचान संख्या, TIN अर्थात टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसे करदाता पहचान संख्या कहते हैं। करदाता पहचान संख्या TIN यानी कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, या वर्तमान में इसे GST इन अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स
आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। तो ये TIN और GST इनके नाम से संबंधित है। चलिए, आपने टीन और GST इनका फुल फॉर्म तो समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। उपाधियों का अंत संविधान में किसके अंतर्गत प्रतिष्ठापित है? समानता के अधिकार के अंतर्गत। भारतीय संविधान में उपाधियों का अंत समानता के अधिकार के अंतर्गत प्रतिस्थापित किया गया है। यह अनुच्छेद 18 में उपबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदूषण के लिए देश का शीर्ष संगठन, प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन कौन सा है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देश में प्रदूषण नियंत्रण के कार्यान्वयन की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अधीन वर्ष 1974 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1974 में, जल प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में उल्लिखित नहीं था? काम पाने का अधिकार और कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय परिवेश व मातृत्व सहायता प्रावधान राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में उल्लिखित नहीं था। तो इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने तथा अनुच्छेद 42 काम को न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। ये दोनों कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लिखित हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था? 1921 में। केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा वर्ष 1921 में हिंदुओं एवं अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया विद्रोह मोपला विद्रोह कहलाता है। यह विद्रोह मालाबार क्षेत्र में मोपला किसानों का जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष था। नेक्स्ट, अफगानिस्तान के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सहमत हुआ है? 2.87 मिलियन। 2.87 मिलियन वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए भारत जो है सहमत हुआ है। लेकिन वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो जब से अफगानिस्तान के वहाँ तालिबानियों का शासन हुआ है, उस समय से लेकर के उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की वित्तीय सहायता है, भारत ने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? भारत की आज तक कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। संविधान के अनुसार भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अनुच्छेद 343 में राजभाषा का उपबंध है, न कि राष्ट्रभाषा का। इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लेकिन जो भाषा बताया गया है 343 अनुच्छेद में, वह राज्यों की भाषाओं का उपबंध किया गया है और भारत को वैसे भी राज्यों का संघ कहा जाता है, न कि कोई राष्ट्र। अगला प्रश्न थोड़ा अजीब है, लेकिन सच में भारत में राज्यों का शासन है। राष्ट्रपति जो होता है वो देश का राष्ट्रपति नहीं, बल्कि राज्यों का, संघ राज्यों का राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण किसकी ओर संकेत करते हैं? लघु उद्योग, कृषि, छोटे कारोबार आदि को दिए जा रहे ऋण, यह सभी
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण लघु उद्योग, कृषि, छोटे कारोबार आदि को दिए जा रहे ऋण की ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा क्या है? 74%। भारत में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% तक बढ़ाई गई है। इसके अंतर भी ये चीज दो भागों में प्रदर्शित की जाती है। सबसे पहला आता है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट ऑटोमेटिक रूट की बात की जाए तो इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 0 to 49% होता है, और एक होता है गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट अगर गवर्नमेंट रूट की बात की जाए तो इसमें 49 to 74% होता है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को दो भागों में बांटा गया है, लेकिन जो इसकी लास्ट लिमिट है वह 74% है। इसीलिए विकल्प में 74 को सही उत्तर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नवंबर 2017 को संयुक्त खुफिया समिति JIC इसको बोलते हैं ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी। तो ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी 30 नवंबर 2017 को इस खुफिया समिति के प्रमुख कौन थे? RN रवि। लेकिन इसके बाद से जो 2025 में है, खुफिया समिति की अध्यक्ष का जो या प्रमुख का चेहरा है, नाम है, वह अभी तक सार्वजनिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा है? एक सॉफ्टवेयर रोबोट है जो स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची अपने आप निष्पादित करता है। उसका नाम है बॉट। एक इंटरनेट बॉट, जिसे एक वेब रोबोट या बस बॉट के रूप में भी जाना जाता है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो इंटरनेट पर स्वचालित कार्यों को चलाता है। आमतौर पर बॉट ऐसे कार्य करते हैं जो सरल और संरचनात्मक रूप से दोहराव वाले होते हैं। अगला प्रश्न, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। तो इसमें जो है दोनों कथन सही हैं। आइए एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन जो होता है, राष्ट्रपति किसी भी समय वापस ले सकता है, और खंडन के लिए संसद के अनुमोदन अनिवार्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सूची सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से मांगी जा सकती है? पहला है कि कोई कॉलेज अथवा पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुमोदित है या नहीं। सांसद या विधायक निधि का इस्तेमाल तथा ग्राम पंचायतों के व्यय का विवरण, दोनों कथन लोक सूचना अधिकारी से मांगी जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारत की अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था कौन सी है? केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसे CBI के नाम से जाना जाता है, और इसका फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इस व्याख्या में कुछ प्रमुख संस्थाओं के बारे में वर्णन किया गया है। अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध, जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहते हैं, जो रॉ होती है, यह एक खुफिया विभाग है। जैसे पहले राजाओं के गुप्तचर होते थे ना, जो अपने राज्य से दूसरे राज्य में जा कर के और दूसरे राजा की खबर अपने राजा को देते थे, उसी तरह से भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था जो है वो रॉ है। ये नौकरी बड़ी टफ होती है दोस्तों। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC, भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं
कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। अब बात करते हैं अपराध जांच विभाग सीआईडी की। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट भारतीय पुलिस की जांच और खुफिया शाखा है यह, और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए भिन्न भिन्न प्रकार के मामलों की जांच करने के लिए लगाई जाती है। अतः भारत की अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था केंद्रीय जांच ब्यूरो है, सीबीआई। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगला प्रश्न है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? पहली अनुसूची में। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची का उल्लेख है। प्रश्नकाल में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, किंतु 31 अक्टूबर 2019 से 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाकर उसे जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों में घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? पथकर। जो पथकर है यह राज्य सूची का विषय है। बाकी रोजगार और बेरोजगारी इसकी है, यह समवर्ती सूची की विषय है, यानी कि इस पर राज्य और संघ दोनों कानून बना सकता है। और न्याय, चिकित्सा और अन्य आजीविका यह भी समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि इस पर भी संघ और राज्य कानून बना सकती है। बीमा की बात की जाए तो बीमा संघ सूची का विषय है। तो इस तरह से चारों आपको क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, इस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? अफ्रीका में। अफ्रीकी महाद्वीप मुख्यतः विषुवत रेखीय जलवायु एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में स्थित होती है, जहां वर्ष भर गर्म एवं उच्च तापमान पाया जाता है। अतः अफ्रीका महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है। अगला प्रश्न यह है कि इसमें से एक रूपक है, ये जो विकल्प दिए हैं और ऊपर बता रहा है कि एक रूपक है जो ऐसी न्याय वितरण सभाओं के इस्तेमाल के लिए किया जाता है जो कानून अथवा न्याय के आदर्शों की कोई परवाह नहीं करती और जिसका आधिकारिक महत्व उस प्रदेश में जहां वह स्थित है 9 के बराबर होता है अथवा बिल्कुल नहीं होता। कंगारू कोर्ट। जो कंगारू कोर्ट है कानून या न्याय की मान्यता प्राप्त मानकों की अनदेखी करती है और प्रायः उस क्षेत्र में खड़े रहने वाले अधिकारी को बहुत कम या कोई भी अधिकार नहीं होता है। यह शब्द एक वैध न्यायिक प्राधिकारी द्वारा आयोजित अदालत पर भी लागू हो सकता है जो जानबूझकर अदालत की कानूनी या नैतिक दायित्वों की अवहेलना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? बीज प्रशीतन, जिसे वर्नलाइजेशन कहा जाता है। इसके व्याख्या को देखते हैं। अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को बीज प्रशीतन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में बीज को कम ताप पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अधिनियम ने वनवासी अनुसूचित जनजातियां FDST, क्या चीज FDST, इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट डिटरमाइंड शेड्यूल्ड ट्राइब, फर्स्ट डिटरमाइंड शेड्यूल्ड ट्राइब के वन अधिकारों को मान्यता दी और FDST लोगों को वन भूमि पर अधिकार दिलाया। वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम
और वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम को कब लाया गया था? सन 2006 में। क्यों? वनवासी अनुसूचित जो जनजातियां थीं उनके कल्याण के लिए। वर्ष 2006 में यह कानून लोकसभा में पारित हुआ था। यह अधिनियम FDST लोगों को वन भूमि पर अधिकार दिलाया। देश के आदिवासी व जंगल बहुल क्षेत्रों में लोग एक उत्सव के रूप में मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान है कि प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला वह कौन सा एक प्रश्न का प्रकार है कि सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर तत्पश्चात कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते? अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न का हमेशा उत्तर जो है लिखित उत्तर दिया जाता है, अतः कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता। तारांकित प्रश्नों के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इन्हें तारांकित द्वारा निरूपित किया जाता है। स्पीकर एवं मंत्री की अनुमति पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उस पर जवाब दिया जाता है। पूरक प्रश्न के बारे में मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूँ कि अगर कोई प्रश्न कोई मंत्री पूछ रहा है संसद के अंतर्गत और अगर वो प्रश्न नहीं समझ में आते हैं या उन प्रश्नों का विश्लेषण नहीं अच्छे ढंग से समझ में आता है तो उसके बदले में उस प्रश्न को समझने के लिए कोई दूसरा प्रश्न पूछना ही पूरक प्रश्न कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत किसका गठन किया गया था? सरकार को प्राप्त राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय इसका हिस्सा है। भारत की समेकित निधि 266(1) के अनुसार अंतर्गत भारत और राज्यों की समेकित या संचित निधि का गठन किया गया। सरकार को प्राप्त राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय इसका हिस्सा होता है। अगला प्रश्न, फंड यानी कि निधियां जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वे क्या कहलाते हैं? गिल्ट फंड उनको बोलते हैं। गिल्ट फंड में म्यूचुअल फंड योजनाएं होती हैं जो मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करती हैं। इन सरकारी प्रतिभूतियों में केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां, राज्य सरकार की प्रतिभूतियां और ट्रेजरी राजस्व बिल शामिल होते हैं। गिल्ट फंड में निवेश करने के बाद निवेशकों को किसी तरह का क्रेडिट रिस्क नहीं होता है क्योंकि इन प्रतिभूतियों की गारंटी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर होती है तो इसके लिए किसके द्वारा आदेश पारित होना चाहिए? सहायक मजिस्ट्रेट, अपर रजिस्ट्रार, मजिस्ट्रेट या रजिस्ट्रार? तो जवाब है रजिस्ट्रार के द्वारा। अब बात आती है रजिस्ट्रार की। तो अक्सर हम लोग सुनते हैं कि विश्वविद्यालय कार्यों को जो है रजिस्ट्रार उनके पंजीकरण का लेखा जोखा करता है, उसके रजिस्ट्रेशन की जो विवरण है वो अपने पास रखता है, अनुमति देता है या नहीं देता है ये उसके ऊपर है। लेकिन आप जानते हैं कि रजिस्ट्रार का कार्य क्या होता है? रजिस्ट्रार का कार्य होता है कि किसी भी दस्तावेज को पंजीकृत करना, महत्वपूर्ण सूचनाओं को रख रखाव करना, प्रबंधन करना, यही सब रजिस्ट्रार का कार्य होता है। और रजिस्ट्रार जो बनते हैं वो रजिस्ट्रार अन्य अन्य संस्थाओं में, जैसे अगर हम मान लें यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी के बाद आपका आ जाता है कोर्ट, कोर्ट में भी रजिस्ट्रार होता है। फिर गवर्नमेंट ऑफिसेस, जो गवर्नमेंट ऑफिस होती हैं उनमें, इसके बाद मेडिकल फील्ड में भी रजिस्ट्रार होते हैं। तो इन सब चीज़ों में जो यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार बनते हैं अक्सर उन्हें या तो वे IAS क्वालिफाइड होते हैं या फिर उन्हें UGC नेट के तहत
असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर होना रहता है, उन लोगों को यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार बनाया जाता है। बात अगर कोर्ट की करें तो कोर्ट में अगर रजिस्ट्रार जो होता है उसमें जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम होता है, उसके अंतर्गत कोर्ट में रजिस्ट्रार बनते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात की जाए तो पीसीएस के थ्रू या पीएससी एग्ज़ाम के थ्रू जाते हैं बन करके। और मेडिकल की अगर बात की जाए रजिस्ट्रार की कि मेडिकल डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रार की नियुक्ति कैसे होती है, तो वह नियुक्ति एमबीबीएस, उसके पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर नीट पीजी एग्ज़ाम, मेडिकल के लिए नीट पीजी एग्ज़ाम या फिर आईएनआईसीईटी के एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं रजिस्ट्रार के लिए। ये सब उनकी कार्यशैली उनके एग्ज़ाम्स के आधार पर बटे हुए हैं। तो हर सेक्टर का रजिस्ट्रार अलग-अलग है। इसमें मैंने आपको 4 सेक्टर के बताएँ, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिस और मेडिकल के। तो इस तरह से मुझे यकीन है कि आपको रजिस्ट्रार के बारे में समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों बोला, अभी आपको समझ में आ जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 कि किसके अनुसार वारंट मामला वह होता है जो एक ऐसे अपराधी से संबंधित है जिसकी सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा कितने वर्षों से अधिक अवधि का कारावास होता है। 2x जो है, यहाँ 2x दिया है, तो 2 वर्षों से अधिक का जो कारावास होता है ना, वह दंड प्रक्रिया की धारा 2x यानी कि दूसरी धारा दूसरी का 10वां भाग में जो नियम लिखा हुआ है उसके तहत उसे सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्षों की सजा हो सकती है। तो ये चीज़ तो थी हमारी दंड प्रक्रिया संहिता। लेकिन दोस्तों एक बात आप लोग जान लीजिए, अभी कुछ चीज़ों को हम लोग सुनते हैं जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है और आईईए जिसे इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जानते हैं, इंडियन पेनल कोड के नाम से इसको जानते हैं हम, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के नाम से, और आईईए जो इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से इसको जाना जाता था। तो इसमें ऐसा हुआ है कि ये तीनों धाराएं जो हैं 1860 के बाद की हैं, लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है कि इसमें कुछ बदलाव हुए हैं 2023 के अंतर्गत। तो इसके पूरे प्रारूप को हम ध्यान से समझेंगे। आप लोग जरा सा शांति से समझने की कोशिश करिएगा इस चीज़ को। मुझे नहीं लगता कि मैं जो भी डायग्राम आपके सामने पेश करूंगा उसके बाद आपको कोई और चीज़ इससे संबंधित देखने का जरूरत पड़ेगा। आप इन तीनों चीज़ में आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए, इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं, इन तीनों का जो बदला हुआ प्रारूप है आपको स्पेशली बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यही वो डायग्राम है जिसमें मैंने तीनों एक्ट्स को इसमें नोटिफाइड कर दिया है। सबसे पहले पुराने आपराधिक कानून यानी कि ओल्ड क्रिमिनल लॉज, वर्तमान स्वरूप करंट उसके फॉर्म को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा आईपीसी है, इसके बाद सीआरपीसी और इसके अंत में ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का डायग्राम बना हुआ है। आइए सबसे पहले हम आईपीसी को समझते हैं। दोस्तों, आईपीसी को इंडियन पिनल कोड के नाम से जाना जाता है। इसे 1860 ईस्वी में बनाया गया था। इसका हिंदी में नाम भारतीय दंड संहिता 1860 है। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इंडियन लॉ कमीशन बनी। इसका प्रारूप 1837 में तैयार हुआ, लेकिन अगर लागू करने की बात कहें तो इसे 1860 में लागू किया गया। लेकिन अगर इसके पूर्ण रूप से सुचारू की बात की जाए
तो यह 1 जनवरी 1862 ईस्वी में पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसी आईपीसी के करंट फॉर्म यानी कि उसके बदले हुए धाराओं की बात की जाए, देखिए दोस्तों, आईपीसी में कुल धाराएं 511 हैं। आईपीसी में कितनी धाराएं हैं? 511। जो आईपीसी 1860 की थी उसमें 511 धाराएं हैं। लेकिन आईपीसी का जो बदला हुआ रूप है वह है बीएनएस, यानी कि इसे भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाता है। 2023 में इसको पारित किया गया था और भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कुल 358 धाराएं हैं। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब आइए हम सीआरपीसी की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखेगा। अगर सीआरपीसी की बात की जाए तो सीआरपीसी को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के नाम से जाना जाता है। इसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने इसे 1861 में बनाया था, लेकिन यह कानून जो है 1973 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1974 में पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसमें कुल धाराएं 484 थी। आईपीसी में कितनी धाराएं थी? 511। बाद में कितना हुआ? 358। लेकिन इसमें 484 धाराएं हैं। अगर इसके वर्तमान के बदले स्वरूप की बात की जाए तो वर्तमान में इसी सीआरपीसी को बीएनएसएस के नाम से जानते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से। और इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत 531 धाराएं हैं। पुरानी सीआरपीसी में कितनी धाराएं थी? 484। तो इस तरह से आपको सीआरपीसी के बारे में पता चल गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं, इससे आपको स्पष्ट दिखाई देगा। इसको ध्यान से देखिए। तीसरा जो अधिनियम है वह इंडियन एविडेंस एक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इसमें अदालत में सबूत और साक्ष्य को स्वीकार करने के नियम थे और इसके वर्तमान जो पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम था उसमें कुल 167 धाराएं थीं। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें हम, करंट की, तो इसे वर्तमान में बीएसए के नाम से जाना जाता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से, और इसमें कुल धाराएं 170 हैं। इसको ध्यानपूर्वक पहले समझिए। देखिए यहाँ पे तीनों आपके आपराधिक कानून से संबंधित नियम यहाँ पे आपके सामने हैं। तो आईपीसी में पहले कुल कितनी धाराएं थी? 511। आईपीसी को पहले इंडियन पिनल कोड 1860 के नाम से जानते थे। इसे बदल के कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता 2023 और वर्तमान में इसमें धाराएं हैं 358। इसके बाद सीआरपीसी को देखते हैं। इसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहा जाता है, जो 1973 में बना और उस समय इसमें धाराएं 484 थी और जब 2023 में इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाया गया तो उसमें 531 धाराएं हैं। उसी प्रकार आईईए यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत कुल धाराएं 167 हैं, लेकिन वर्तमान स्वरूप में इसे बीएसए बना दिया गया, यानी कि भारतीय अधिनियम 2023, और वर्तमान में इसमें कुल धाराएं हैं 170। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैंने इसीलिए कहा था दोस्तों कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि उस तालिका को देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में क्लियर आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? राई से। राई से खाद्य तेल निकाला जाता है। राई की गिनती सरसों की जाति में होती है। इसका दाना छोटा और काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही थी? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 1973 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर यानी कि संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जाएगी यदि वह संविधान की मौलिक संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? दोस्तों, इतना बड़ा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का मेन थीम पकड़िए। ये जो मैंने घेरा बनाया हुआ है, अगर किसी से मैं पूछ दूं जनरली कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो वो भी जनरली बताएगा कि 389 थी। तो इसीलिए अगर आप पैराग्राफ को पढ़ते हुए अगर मेन क्वेश्चन के थीम को पकड़ लेंगे तो आपको उत्तर निकालने में आसानी हो जाएगी। लेकिन यह चीज़ प्रैक्टिस से ही आती है दोस्तों। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल है, क्वेश्चन में भटक कर रह जाएंगे। 16 मई 1946 को जब कैबिनेट मिशन प्लान कार्यान्वित किया गया तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। और अब इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, यानी कि इस टेस्ट पेपर का। राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो, जैसे विज्ञान, साहित्य, कला, सहकारी आंदोलन। तो इन चारों क्षेत्रों में से राज्य के राज्यपाल जो है विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। अब ऐसा क्यों जाता है? इसलिए किया जाता है कि जो उनका अनुभव होता है विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में, जब इन चारों क्षेत्रों या जिन जिन क्षेत्रों में लोग मनोनीत किए जाते हैं या नियुक्त किए जाते हैं उनका अनुभव इन क्षेत्रों में रहता है और समय समय पर वे इन क्षेत्रों के विकास के लिए इसकी त्रुटि, इसकी अच्छाई बताते रहते हैं, जिससे यह क्षेत्र तरक्की करता रहता है। इसीलिए ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार, किसके अनुसार? अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में ऐसे सदस्य को मनोनीत करते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन एवं समाज सेवा जैसे विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होते हैं। तो विकल्प भी इसका सही है। तो ये रहा हमारा 19 दिसंबर 2017 के द्वितीय पाली का मूल विधि संविधान का प्रश्न पत्र यहीं पे समाप्त होता है। तो मुझे लगता है आज के इस टॉपिक में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो पीछे क्लियर नहीं हो पाई थी। तो इसी तरह से जैसे जैसे हम प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें कंफर्म होती जाएंगी। तो आज के लिए यहीं पे विराम देते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।